मैं फास्टिंग नहीं करती। ओके मैम। हम्म, आइए पढ़ाई करते हैं। आज तो यार खत्म करके रहेंगे यार उसको। थक गई हूँ मैं इस चैप्टर से। तुम भी थक गए होंगे। आज तो उसको खत्म करके रहेंगे। कितना लंबा चैप्टर है ये। उफ उफ उफ, बस कैंसर रहता है और नशे पत्ते रहते हैं ना। यस मैम। यस मैम। यस मैम। बस क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है चलो, आज खाने की बात नहीं होगी, शुक्र मनाओ। ओके चलो, कौन है ये? मैम मेरा भी है। ओके अच्छा प्रतिभा। हम्म। अच्छा इसलिए होती है महाशिवरात्रि? किस लिए होती है महाशिवरात्रि? महाशिवरात्रि क्यों सेलिब्रेट करते हैं भाई? शिव और पार्वती की शादी। हाँ अच्छा, पता है तुम्हें। ठीक है। यस। वेडिंग वेडिंग सेलिब्रेशंस तो बनता है, बताओ। उनकी शादी है, उल्टा शादियों में तो खाना खाना चाहिए। आप व्रत रख रहे हैं। चलो, महाशिवरात्रि आप सभी को बढ़िया से मजे करो। त्योहार के व्रत का तो अपना ही फील होता है ना। यस मैम। मैम आज आप कहाँ हो? मैं बाहर थी, मैं कुछ काम से दिल्ली आई थी, तो मैं दिल्ली हूँ। तो ये दिख रहे हो तुमको गद्दे वाले, ये होटल के अपने। यस मैम। अपने घर पे नहीं, अपने वाले बैठक ही नहीं है ये वाली। तो आप बाहर है, मस्त बैठे हैं यहाँ पे। वैसे गर्मी है यहाँ पे काफी, लेकिन ठीक है टेम्परेचर मतलब। इसलिए मैं थक गई हूँ थोड़ा सा, पूरा दिन बाहर रह गया। चलो और स्टार्ट करते हैं। मैम मुझे मैम आपने होमवर्क दिया था एक क्या होमवर्क था? कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है वो कौन से इससे बनती है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। से बनती है। बेकर सिस्ट एक्रोमाइसिस सर्विस। एक्रोमाइसिस सर्विसी। सेक्रो सर्विसेज। यस यस यस, क्या होता है ये? बैक्टीरिया, फंजाई, क्या? हम्म। ईस्ट है। बेकर सीस्ट है, यस। बेकर सीस्ट है, मैम यस यस यस, मैम करेक्ट आपकी करेक्ट है। आवाज मैम लैग वॉइस मैम लैग। लैग हो रही है। अब आ रही है? यस मैम। यस मैम। अरे ये नहीं खेलना यार, लैग हो रही आ रही है, लैग हो रही आ रही है तो थोड़ी देर कैमरे के ये बिना करते हैं। चलो यार स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Also known या ओके चलो भी स्टार्ट करते हैं। आवाज अगर ना आए तो मुझे बता देना। ओके यस मैम। ओके ओके चलो। स्क्रीन दिख रही है सबको? यो मैम। यस मैम। ओके नाउ लिसन। इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। अभी ना हम लोग की बात कर रहे हैं बेटा, हम यहाँ पे कर रहे हैं कैंसर की बात। तो वी विल कंटिन्यू विद द कैंसर। ऑडिबल ना सबको? मैम यस कर थोड़ा थोड़ा लैग। मैम, थोड़ा थोड़ा लैग हो रहा है। मैम बफर कर रहा है। चलो स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। यस मैम। देखो बेट, वो कह रहे हैं सेल ग्रो करता है मतलब साइज में बड़ा होता रहेगा, ठीक है। डिफरेंशिएट करना मतलब वो बेसिकली स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, जो भी काम उसने करना है उसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। ये प्रोसेस सेल का ग्रो करना और डिफरेंशिएट करना बहुत ही हाईली रेगुलेटेड होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हम लोगों की नॉर्मल बॉडी में। नाउ इन कैंसर सेल में क्या होता है? देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म। सेल ग्रोथ भी बिना कंट्रोल के हो रही है, उसकी डिफरेंशिएशन भी अजीब सी हो रही है। तो उसमें तो डिफरेंशिएशन होती ही नहीं है, नॉन डिफरेंशिएटेड है, राइट राइट। यस यस मैम। ओके सो ये कह रहे हैं कि कैंसर सेल में गड़बड़ी होती है, ठीक है। सो नॉर्मल सेल्स, अब ये ना एक स्पेशल प्रॉपर्टी बता रहे हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। ओके, नॉर्मल सेल्स शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इसको अंडरलाइन कर लो। जो नॉर्मल सेल है यानी कैंसर फ्री सेल्स है, वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो करते हैं, जिसमें बाय वर्चू ऑफ विच, जिसके दौर माध्यम से, मतलब वर्चू ऑफ थ्रू, थ्रू कह लो, द वर्चू ऑफ विच कॉन्टैक्ट अदर सेल इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि एक सेल है, ऐसे ही वो दूसरे सेल को छूता है ना,
तो सेल नंबर 1 को पता चल गया कि आगे ग्रो नहीं करना है, अब मुझे सेल डिवीजन, तो इसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ये बचाता है सेल को अनकंट्रोल को, ऐसा नहीं कि बाबलों की तरह ग्रोथ करता जाए, राइट। देखो जो ग्रोथ है ना, उसका मतलब दो होता है, एक तो होता है साइज में इंक्रीज और एक होता है नंबर में इंक्रीज, कुछ भी हो सकता है। तो जो कर रहे हो उसमें देख लो कि किस ग्रोथ की बात हो रही है। अब यहाँ पे ये नंबर की बात कर रहे हैं, समझ आई बात? यो मैम। Yes, ma'am. तो इसे अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। नाउ कैन अपीयर टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी, कैंसर सेल में नहीं होती कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। एज ए रिजल्ट कैंसरस सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज टू मासेस ऑफ सेल्स कॉल्ड ट्यूमर। अब एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि कैंसर और ट्यूमर में फर्क क्या है ना। तो कैंसर क्या होते हैं? कैंसर इज ए कंडीशन, कैंसर एक कंडीशन है, सबसे पहली चीज तो एक बड़ी सी कंडीशन है, एक बीमारी है, कंडीशन कह लो या डिजीज कह लो, जिसमें आपको दिखते हैं कैंसरस सेल, वो सेल जिनमें कैंसर हो गया है, कैंसरस सेल्स शो अनकंट्रोल्ड डिवीजन, ठीक है। अनकंट्रोल्ड डिवीजन है मतलब डिवाइड करते चले जाएंगे। डिवीजन जब मैंने बोला, आई एम टॉकिंग अबाउट माइटोसिस, मैं माइटोसिस की बात कर रही हूँ, मियोसिस की नहीं, ठीक है। यस शिवानी। नाउ व्हाट इज ट्यूमर? ट्यूमर क्या होता है? ट्यूमर मीन्स मास ऑफ सेल्स। सो मास ऑफ सेल्स को हम ट्यूमर कहते हैं, ठीक है। मास ऑफ सेल्स का मतलब है एक पूरा गुच्छा बन गया सेल्स का, इन्हें हम ट्यूमर कहेंगे। देखो अगर गुच्छा बन गया तो हम उसे कैंसर नहीं कह सकते, अनकंट्रोल डिवीजन की वजह से गुच्छा बन गया सेल का, तो पहले मैं इसे कहूंगी ट्यूमर। अगर ये ट्यूमर फैलता चला जा रहा है, अब मैं इसे कहूंगी कैंसर। सो ट्यूमर कैन लीड टू कैंसर। सो ट्यूमर और कैंसर अलग सिचुएशन है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं इसको बोल दूंगी कि भाई ये पूरा का पूरा कैंसर हो गया, ओके। सो ट्यूमर कैन लीड टू कैंसर। ट्यूमर और कैंसर दो अलग सिचुएशंस है। ऐसा हो सकता है कैंसर कर दे, दूसरा हो सकता है कि ट्यूमर कैंसर ना करे, ठीक है। मास ऑफ सेल्स बन जाए लेकिन उससे कैंसर जनरेट ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो ट्यूमर लीड टू कैंसर और कभी कभार नहीं भी लीड टू कैंसर। सो आई ऑल कैंसर्स, sorry, I can write like all tumors does not lead to cancer, okay। ये बात समझ आई? Yes, ma'am. ma'am. ओके, स्क्रीनशॉट लिया? Yes, Done, ma'am. ma'am. ओके। As a result of this, yes Shivani, tumor is only benign. As a result of this, cancerous cell just can't divide, giving rise to masses of cells called tumor. So masses of cells are known as tumor. ट्यूमर आर ऑफ टू टाइप, ठीक है। बेनिंग भी हो सकते हैं, मैलिग्नेंट भी हो सकते हैं। अगर वो बेनिंग है तो नॉर्मल है, लेकिन अगर ट्यूमर मैलिग्नेंट शो करे ना तो वो कैंसर जरूर करता है, ठीक है। सो ट्यूमर कैन बी ऑफ टू टाइप, एक बेनिंग है और एक मैलिग्नेंट है। बेनिंग ट्यूमर क्या होते हैं? नॉर्मली रिमेन कंफाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन एंड डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, thus causing little damage। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बेनिंग ट्यूमर को अंडरलाइन कर लो। आपको ना स्कूल में भी और एंट्रेंस में भी इनकी डेफिनेशन पे बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। ट्यूमर वो है कि फॉर एग्जांपल कि अगर वो हुआ है आपके अगर वो हुआ है किसी के हार्ट में, तो हार्ट में ही रहेगा ये ट्यूमर, कहीं और नहीं जाएगा, ठीक है। तो अपने ओरिजिनल लोकेशन पे ही रहेगा। तो इसको मैं रिमूव कर दूं ट्यूमर को, तो हार्ट को बचाया जा सकता है ना, पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए कम डैमेज होते हैं। ऑन द अदर हैंड मैलिग्नेंट, ठीक है, मैलिग्नेंट मतलब बिल्कुल जो कहते हैं उनको मैलिग्नेंट वाले बोलते हैं ना। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑन द अदर हैंड आर मासेस ऑफ पॉलीफरेटिंग सेल्स। तो मैं ट्यूमर के साथ आपको रखना है, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर मासेस ऑफ पॉलीफरेटिंग सेल्स, बहुत ज्यादा डिवाइड करते हैं, एंड इनको हम न्यूरोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स भी कहते हैं। तो न्यूरोप्लास्टिक अनदर टर्म है फॉर ट्यूमर सेल्स, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोल दूं एक सेल है, उसको मैं नॉर्मल बोल रही हूँ मतलब उसमें कैंसर नहीं है, फिर मैं बोल दूं एक कैंसरस सेल, कैंसरस सेल से नाम से कि ये इस सेल के अंदर कैंसर कंडीशन है। अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कौन सा, न्यूरोप्लास्टिक, है ना। न्यूरोप्लास्टिक का मतलब है कि ये है ट्यूमर सेल। तो ट्यूमर सेल के दो नाम है, ठीक है। तो ट्यूमर सेल्स को हम न्यूरोप्लास्टिक सेल्स भी कह सकते हैं, ओके। Yes, sir. Yes.
इंपॉर्टेंट है। एंड नीट ने दी रखी, एनसीईआरटी ने दे रखी है, पूछी जा सकती है। तो न्यूप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स दे ग्रो रैपिडली, बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं। इन्वेडिंग, इन्वेड करना मतलब जाके घुस जाना, इन्वेड करना, जैसे जैसे तुम्हारी प्रिवेसी में तुम्हारे छोटे भाई बहन इन्वेड करते हैं ना, जबरदस्ती रूम में आ जाए। इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। एक तो ये सेल से ऊपर से आसपास के टिश्यू की जिंदगी में भी घुसते हैं और उनको भी तंग करते हैं। पता है कैसे? अगर हार्ट में हुआ है ट्यूमर, लेट्स से दिस इज मैलिग्नेंट, ओके, यहाँ पर देखना, हार्ट में हुआ है, यहाँ से जाएगा आसपास वाले सेल्स के बीच में भी घुसेगा और वहां पे जाके उनके ब्लड वेसल्स अपनी तरफ खींच लेगा ताकि सारा न्यूट्रिशन खा जाए, तो आसपास के सेल्स को दिक्कत होगी ना। तो दिस इज व्हाट मैलिग्नेंट ट्यूमर डू। As these cell actively divide and grow, they also starve the normal cell by competing for vital nutrients. क्योंकि ये एक्टिवली डिवाइड करते रहते हैं ना, तो ये आसपास वाले सेल्स के न्यूट्रिएंट खा जाते हैं, ब्लड वेसल लेते हैं अपनी तरफ। ओके, now distance sites through blood. Now this is very important line, इसे अंडरलाइन करो। ये जो सेल होते हैं ये झड़ जाते हैं, स्लॉज एक तरह से झड़ना होता है, ठीक है। ये झड़ जाते हैं ये वाले ट्यूब साइड से और ये स्प्रेड हो जाते हैं ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में। अब देखो जो ब्लड है, मुझे बताओ, अगर मैं बोलूँ मेरे पैरों से ब्लड स्टार्ट हुआ है तो क्या वो मेरे सिर तक जाता है? नो मैम। ओके, अच्छा ऐसा है, ये मेरा ब्लड है, ये मैं खुद को क्यों बनाऊँ गंजा भाई, मेरे सिर पे बाल है, गंजू पुंजू थोड़ी हूँ, किसी को ही बना लेते हैं। बंटी है ये हमारा, बंटी जी का हार्ट है, ये रहा उसका दिल, धड़कने दो, थोड़ा ऊपर बना दिया मैंने, गलती। बेटा इसे ये दिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता होगा पूरे शरीर में, मानते हो? यस मैम। Yes, ma'am. ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी तो उसके दिल में वापस, फिर वो दोबारा से उसके लंग्स के थ्रू दोबारा से ऑक्सीजन चेंज होकर से दिल में आता है, राइट। ये सारा सारा सर्कुलेशन ऊपर भी होता है ऐसा। Yes, ma'am. तो बेटा टेक्निकली Yes. स्पीकिंग मेरे पैरों का ब्लड भी तो ऊपर आया है, हाँ, तो ट्रांसफर तो Yes, होगा ma'am. ना। अब देखो जो खून है जो, यस, तो लिया है, यहाँ भी गया है, यहाँ भी गया है। अब सोचो इसके अंदर कितनी खतरनाक बात है कि कैंसर सेल घूम रहे हैं ऐसे। देख पूरी बॉडी में घूम सकते हैं ना, पूरी बॉडी के हर एक ऑर्गन में जा सकते हैं इंक्लूडिंग ब्रेन, पॉसिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस सेल के ऊपर है, रैंडमली किसी भी टिश्यू में निकल गया, ठीक है, मान लो ब्रेन में निकल गया, ब्लड से बाहर निकल के ब्रेन के साथ सेटल हो गया, तो अभी कौन सा ट्यूमर कर देगा? ब्रेन। Brain tumor. यहाँ पर ट्यूमर बनने लग जाएगा जो कैंसर में चेंज हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट मैलिग्नेंट ट्यूमर डू। ब्लड के थ्रू हर जगह ढूंढते। अब सोचो डॉक्टर कैसे ढूंढ के निकाले ना कि अगला कैंसर कौन से होने वाला है। अगर तो कैंसरस सेल ब्लड में घूम रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब वो कहीं भी सेटल हो सकते हैं और कभी भी सेटल हो सकते हैं। तो जिसको मैलिग्नेंट कैंसर है ना, उसका केस सबसे ज्यादा खतरनाक है, पता नहीं लाइफ के किस मोड़ पे दोबारा कैंसर हो जाए। तो कभी अगर किसी पेशेंट को आपने सुना है कि यार उनको पहले ये कैंसर था, फिर कुछ सालों बाद उनको दूसरा कैंसर हो गया, दैट मीन्स वो मोस्ट प्रोबेबली मैलिग्नेंट कैंसर के पेशेंट थे। समझ आई? सो दिस इज द मोस्ट डेंजरस कैंसर। ओके, Yes, ma'am. अब मैं खतरनाक बात बताऊं कि सोचो ब्रेस्ट थी ये फीमेल की, ठीक है, और ब्रेस्ट में कैंसर हुआ, ठीक है, दिस इज अ कैंसर। कॉमन है फीमेल ब्रेस्ट में कैंसर इंडिया में बहुत, ठीक है। यहाँ से कैंसर सेल थे और कमबख्त निकल गए और ये निकल के जाके सेटल हो गए ब्रेन में। बेटे ये कौन से वाले सेल थे? ब्रेस्ट सेल्स थे ना बेसिकली। तो ये ब्रेन में भी जाके ना ग्रुप ऑफ सेल जो बनाते हैं ना, ब्रेस्ट जैसा ग्रुप ऑफ सेल बनाते हैं। मतलब ब्रेस्ट की फॉर्मेशन नहीं करेंगे क्योंकि कैंसर सेल डिफ्रेंसिएशन तो शो नहीं करते हैं, लेकिन ये ब्रेस्ट वाले सेल्स ही वहां पर डेवलप करने लग जाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है कि वो ब्रेन के नए सेल बनाए तो ब्रेन और ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो ब्रेस्ट के सेल ब्रेन में बना रहे हैं तो ब्रेन काम करना बंद कर जाएगा। समझ रहे हो? सो दिस इज व्हाट कैंसर इज। ओके, Yes. दिस इज Yeah, ma'am. a very very scary and very deadly cancer। मुझे तुम्हारी आवाज़ सही से नहीं आ रही, आई होप तुम्हें मेरी आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही है ना? थम्स अप करना। मेरी आवाज़ आ रही है तो थम्स अप करना प्लीज। अरे मतलब इसमें ओके, गॉट इट। आ जाओ फिर। वेरेवर दे गेट लॉस्ट मतलब जहां पर वो रुक गए, देखिए फंस गए एक तरह से। ओके बेटा, माइग्रेन तो डिफरेंट। हाँ प्रतिभा बोलो। अच्छा नो हो मैं गया। वो बाय मिस्टेक।
ओके ओके बेटा, माइग्रेन इज ए डिफरेंट कंडीशन। माइग्रेन तो बहुत तरीकों से होता है, बहुत रीजन से होता है। ब्रेन कैंसर तो डिफरेंट सिचुएशन होगी ना, जब कैंसरस ग्रोथ ब्रेन में होगी, दो अलग चीजें। Now they start a new tumor there. This property called metastasis is the most feared property of malignant tumor. क्वेश्चन आएगा कौन सा ट्यूमर मेटास्टेसिस दिखाता है, तो M से malignant, M से metastasis ये दिखाता है। दूसरा, इसकी डेफिनेशन आपके पेपर में आने के चांसेस 95% है। 5% की मैं गारंटी नहीं ले सकती ना, लेकिन आने के चांसेस है। इसकी डेफिनेशन जरूर लिख लेना। ओके, नाउ उम्मीद करते हैं आपने लिख लिया है। आइए आगे चलते हैं। कैंसर के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रही हूँ यहाँ पर, एक बार सुन लो फिर थोड़ा फ्री हो जाओगे। देखो, टाइप ऑफ कैंसर बहुत तरीके के हैं। आपका सिलेबस आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराता है, तो दिल थाम के बैठिए कि एक सैड सी चीज आपको बताने वाले हम, दैट इज कैंसर के कुछ टाइप्स होते हैं। कहाँ गया बे, कहाँ चला गया? यस, क्योंकि सेल के पास ना सिग्नल होता है पायल कि उनको डिवीजन से कब रोकना है। जब वो एक दूसरे को छूते हैं, वो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी चली जाती है कैंसर सेल में, इसलिए वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर। ओके, नाउ ये कैंसिनोजेंस कहाँ से आ गया? कैंसर कहाँ गए यार? सर कहाँ गई, कहाँ गई? अरे आगे आएगी तो बताती हूँ यार, दोबारा बनाऊंगी तो आज का लेक्चर तो इसी में निकल जाएगा। आओ पहले कॉजेज ऑफ कैंसर का आती हूँ फिर तुम्हें। आओ भाई, कॉजेज ऑफ कैंसर पे चलते हैं। देखो, इसमें से जो क्वेश्चन बनता है ना, वो फुल फॉर्म के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनता है, तो आके वो खत्म करते हैं। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज हो जाना है एक नॉर्मल सेल का इनटू कैंसरस सेल्स, कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल्स। ठीक है, ट्यूमरस सेल को ना, ट्यूमर सेल को न्यूप्लास्टिक कहते हैं, तो इन्होंने ऐसे लिख दिया, मे बी इंड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स। तो एक कैंसर सेल कैसे, सॉरी, एक नॉर्मल सेल कैसे कैंसर में चेंज होता है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फिजिकल कारण भी हो सकते हैं, इसके केमिकल की वजह से भी हो सकता है, और कोई बायोलॉजिकल एजेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि वायरस। वायरस भी कैंसर कॉज करते हैं। दीज एजेंट्स आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। तो ये जो भी चीजें कैंसर पैदा करती है ना, उनको हम कार्सिनोजेंस कहते हैं। तो कार्सिनोजन तुमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में पढ़ा था कहीं पे? कोई चीज थी जो कार्सिनोजन थी वहां? ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर में कोई चीज थी जो कार्सिनोजन थी वहां? अच्छा, नहीं थी उसमें तो हेलो, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो कोई ना, आ जाओ। ब्रीदिंग वाले चैप्टर में कुछ पढ़ा था जो कार्सिनोजेनिक था? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। Smoking, cigarette smoking. स्मोकिंग, स्मोकिंग के अंदर क्या होता है सर? निकोटीन। Nicotine. टोबैको, टोबैको में क्या होता है? निकोटीन। Nicotine. यस, सो निकोटीन इज अ कार्सिनोजन, इसीलिए उसको पीना खतरनाक है। देखो, ऐसा नहीं है कि हर सेल को कैंसर में चेंज कर देगा, हमें पता नहीं है एक्चुअली। मैंने सिगरेट पिया, शाम ने सिगरेट पिया, राहुल ने सिगरेट पिया, हो सकता है किसी एक में कैंसर डेवलप हो जाए और हम दो में ना हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर दैट। तो ये हम कह नहीं सकते कि किसके सेल कैंसर में चेंज हो जाएंगे, किसी को पता नहीं है ये बात। So ionizing radiation, right, X-ray and gamma rays and non-ionizing radiation like UV causes DNA damage, leading to neoplastic transformation. वो कह रहे हैं कि एक सेल है, प्यारा सा सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर पड़ा है DNA, है ना, आराम से DNA पड़ा है। मैम आपकी वॉइस लैग हो Ma'am, lag हो रही है। वो कहते हैं कि तुमने कार्सिनोजेंसिस के ऊपर रेडिएशन डाल दी, तो कुछ अब ठीक है। मैम आपको सब रिव्यू बहुत जरूरी है। हम सुनाई नहीं दिया। मैम रिपीट कर दो फिर से। हाँ, ये नॉर्मल सेल है, दिख रहा है? अब सुन रहे हैं? Yes, Yes. ma'am. ये नॉर्मल सेल है, इसके अंदर मैंने कोई रेडिएशंस डाल दी, ठीक है। कौन सी अभी बात करते हैं। इन रेडिएशंस की वजह से ना, इसके डीएनए में एक सेगमेंट था, एक जीन था जो रिस्पॉन्सिबल था फॉर एग्जाम्पल कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। एक सेल को पता है ना कि उसने दूसरे सेल को छूने के बाद डिवाइड नहीं करना है, ये भी तो उसके जीन ने बताया ना। तो मान लो ये जो जीन है, ये है फॉर कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, लेट्स इमेजिन, ठीक है, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन का था। रेडिएशन की वजह से क्या हुआ
जीन खराब हो गया, अगर ये खराब हो गया तो अब ये सेल कैसा हो जाएगा? Cancerous. बिकम ट्यूमरस, हाँ ट्यूमर बन जाएगा, ये सेल ट्यूमरस हो जाएगा और दिस कैन लीड टू कैंसर, राइट। तो ये जो रेडिएशंस थी इनको हम कहते हैं ये कार्सिनोजेनिक है, कि इसने एक नॉर्मल से प्यारे से सेल को कैसा बना दिया, कैंसर वाला सेल, राइट, करेक्ट। यस मैम। अब देखो यही वाली लाइन वो कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन कैसे आता है बेटा, नीट में क्वेश्चन पूछते हैं कौन, उनको पता है, तुमको कार्सिनोजेंस पता है, स्कूल वाले तुमसे पूछ सकते हैं कॉजेज ऑफ कैंसर, वो तुमसे ये पूछेंगे कौन सी रेडिएशन कौन सी है, ठीक है। तो तुम्हें केमिस्ट्री में मुझसे ज्यादा पता होगा कि आयनाइजेशन, आयनाइजिंग रेडिएशंस और एक होती है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस। नीट वाले तुमसे ये पूछते हैं और ये मोस्टली एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस में आता है। आयनाइजिंग रेडिएशन इन्होंने कौन सी बताई है तुम्हें, एक बताइए एक्सरे और एक बताइए गामा रेस, इसे लिख लो। तो याद रखना ये दोनों है आयनाइजिंग रेडिएशन, बहुत सारी होंगी ना, लेकिन तुम्हें एनसीईआरटी से यही याद रखनी है। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में क्या बताया इन्होंने, UV rays. यूवी, ये साइड में लिख ले बेटा, ये साइड में लिख ले, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, और ये देख के लगता नहीं है ना याद करने वाले, इसलिए रह जाता है। तो ये क्या है, इन्होंने डायरेक्टली लिखा है, ये कर देती है डीएनए डैमेज। अगर मैं तुम्हें और भी पूछूं डीएनए डैमेज में क्या करती है, ये एक्चुअली डीएनए डैमेज कॉज कर देती है, थायमिन डाइमर बना देती है, थायमिन डाइमर फॉर्म, ठीक है। थायमिन के मॉलिक्यूल ना आपस में गले लग जाते हैं। थायमिन किसके साथ बॉन्ड, थायमिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है डीएनए में, एडेनिन। थायमिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है डीएनए में, एडेनिन। एडेनिन के साथ ना, है ना। लेकिन ये रेडिएशन पता है क्या करेगी, ये देख, इन रेडिएशंस की वजह से देखिए क्या हुआ अभी, देखना ध्यान से देखना, ये नीट का क्वेश्चन है कि थायमिन जाके बॉन्ड बना लेगा थायमिन के साथ, 2 थायमिन हो गए ना ये, यस मैम। यस मैम। इन्हें मैं बोलूंगी थायमिन डाइमर। दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। तो थायमिन डाइमर कैन लीड टू कैंसर, सो रेडिएशंस ऐसा कुछ कर देती है, ओके। यस मैम। ये लिख फिर लेना, थायमिन डाइमर, ओके। आओ भाई, यस द केमिकल कार्सिनोजेंस, यहाँ पे इन्होंने रेडिएशन बता दी। अब ये तुमको ये फिजिकली चेंज हो गया ना डीएनए के अंदर, तो इसको फिजिकल चेंज बोलेंगे, फिजिकल कार्सिनोजन। अब केमिकल कार्सिनोजन की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे डब्बा बना देती हूँ, ठीक है, ये रहा केमिकल वाला। कार्सिनोजन प्रेजेंट इन टोबैको, अरे टोबैको, गुटखा, बीड़ी, जर्दा लगाते हैं ना ऐसे करके गुटखा, देखा तुमने? Yeah, yeah, ma'am. मैम। एक बार Yes, ट्रेन की ma'am. खिड़की, एक बार गेट की खिड़की से देखा था मैंने, एक लड़के ने बिल्कुल साथ में खड़े होकर वहां पर लगाया, तो मैंने बड़े ध्यान से देखा गुटखा लगाया कैसे जाता है, बहुत ही टेक्निकल, अलग सा कुछ प्रोसेस था वो, अच्छा नहीं होता। कभी उत्तर प्रदेश जाओ तो वहाँ काफी आपको, लखनऊ में बहुत मिल जाते थे ये, तो ये थोड़ा गलत चीज है वहाँ पे, खैर और बाकी बहुत चीजें भी हैं। सो टोबैको स्मोक कैन बी आइडेंटिफाई एज ए मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर, तो ये तो अंडरस्टूड ही है कि टोबैको लंग को खराब कर रही है। कैंसर कॉजिंग वायरसेस, ये देखो अब वायरसेस की बात भी कर रहा है वो, कैंसर कॉजिंग वायरसेस भी होते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स, यहाँ बायोलॉजिकल एजेंट स्टार्ट हो गए। ऑर्कोजेनिक वायरसेस कहते हैं हम उनको, हैव जीन्स कॉल्ड वायरल ऑन्कोजीन्स। तो ये ऑन्कोजेनिक वायरस जो होते हैं ना, इनके पास कैंसर करने वाली जीन्स होती है। देखो ऑन्कोवर्ड जो है ना, ऑन्कोवर्ड्स ये रिलेटेड है कैंसर से, जहाँ पे भी ऑन्को आ गया मतलब कैंसर की बात हो रही है, ठीक है। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट भी कहते हैं इसको। तो वायरस जो कैंसर करते हैं हम उनको ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं, और उनके पास वायरल जीन कॉल्ड सेलुलर ऑर्गोजीन्स टू प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल व्हिच व्हेन एक्टिवेटेड अंडर सर्टेन कंडीशन कुड बी ओके। तो हमारे पास कुछ वायरसेस भी है जो कैंसर करते हैं। तो जिन बच्चों को नोट्स मिले थे, जिन्होंने होमवर्क किया था, मैंने नोट्स भेजे थे, एक वायरस का नाम बता सकते हो जो कैंसर कॉजिंग है? एक वायरस का नाम बता दे बस। HPV. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो था ना, बार्स एप्सिन, सुना है तुमने? ये वाला जो वायरस है ना, कैंसर करता है। देख के बताना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि नीट बार बार ये पूछता है। तो दिस इज ए कैंसर कॉजिंग वायरस, देख के बताना मुझे कौन सा वायरस करता है ये, मैंने तुम्हें नोट्स में भेजा है, ठीक है। आना जरा इधर,
अब दूसरी बात ये बोल रहे हैं, एक तो तुम्हें एक मैं खतरनाक बताती हूँ कि वी ऑल हैव कैंसर जीन्स। हम सबके पास कैंसर जीन्स है, हम सबके सेल्स में कैंसर जीन्स है। नॉर्मल जीन्स ही है जो अगर एक्टिवेट होके तो कैंसरस हो सकते हैं। ऐसे जीन है जो शांत बैठे हैं, हम सबकी बॉडी में है, ऐसे बना है नेचर ने। तो वी ऑल हैव कैंसरस जीन। इन कैंसरस जीन्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोटो ऑन को जीन्स। हाँ, प्रोटो मतलब पहले, तो प्रो मतलब पहले ना, तो ये है इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मेरी बॉडी में भी है, तुम्हारी बॉडी में भी है। अब अगर इनको मिल गए कार्सिनोजेंस जैसे कि गुटखा, जर्दा या एडिशंस, तो प्रोटोऑन्कोजीन्स कैन चेंज इनटू oncogenes. ऑन्कोजीन्स। और ऑन्कोजीन्स हम क्या किसको बोलते हैं? कैंसर कॉजिंग जीन। तो ये ऐसे प्रोटीन बनाएगी जिसकी वजह से हमारे शरीर में कैंसर हो सकता है। तो एवरी वन इज प्रोन टू कैंसर, किसी को भी कैंसर हो सकता है, इसलिए कार्सिनोजन से दूर रहना चाहिए। किसी को भी ट्रिगर कर सकते हैं वो, राइट? तो ये लिख लो, Yes, Yes. ma'am. लिख लो नाउ। यस, सो हैव बीन आइडेंटिफाई नॉर्मल सेल्स हमारे सेल में मिलते हैं। अगर ये एक्टिवेट हो जाए अंडर सर्टेन कंडीशन, दे लीड कर सकते हैं कैंसरस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सेल। तो एक नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में चेंज हो जाएगा, उसको ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये वर्ड सुनो, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, इसका क्या मतलब है? नॉर्मल सेल चेंज इनटू कैंसरस सेल। ओके, Yes, ma'am. ये महत्वपूर्ण है लाइन। 2 वर्ड में पूरी लाइन डाली है इन्होंने, बताओ। चलो चले आगे। Yes, ma'am. आइए, जो मैंने पीछे बताया ना वो यहाँ पर दिया है। तो और टर्म्स याद कर दिए इन्होंने, जैसे कि एक एफ्लाटॉक्सिन, अगर आपने PYQ लगाया है तो केमिकल ऑन कार्सिनोजेंस में एक एफ्लाटॉक्सिन है जो फंगस से मिलता है, दिस इज ऑल्सो कार्सिनोजेनिक। मस्टर्ड गैस तुमने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, ये भी कार्सिनोजेनिक है। यूथ बहुत जगह यूज की जाती है। जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक से बिस्फिनॉल ए मिलता है। बिस्फिनॉल ए इज ए केमिकल जो कैंसरस होता है। तो कभी तुमने देखा है प्लास्टिक के ग्लास में, छोटे छोटे ग्लासेस में चाय आती है, ऐसे कहीं जाओ तो देते हैं ना छोटे छोटे प्लास्टिक के ग्लास में, इस देखा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का देखा है या नहीं ना, ऐसे ही बोल रहे हो? Yes, ma'am. Ma'am. जब कॉलेज जाओगे ना तो वहां पे बहुत मिलेगा, उसमें चाय मत पीना, ठीक है? तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे सारे दोस्त ये वो, लेकिन चाय मत पीना। रीजन बीन, प्लास्टिक ना जैसे ही गर्म चीज के कांटेक्ट में आता है ना, वो अंदर से थोड़ा घुल जाता है। और प्लास्टिक के अंदर होता है बिस्फिनॉल ए विच इज कार्सिनोजेनिक। तो कभी भी कोई गर्म दिया ना तो उसको खाना नहीं चाहिए। तो वो जो प्लास्टिक के कप में चाय मिलती है ना, वो चाय नहीं होती, वो छोटे छोटे कैंसर वो होते हैं, शॉट्स होते हैं, उसको नहीं पीना चाहिए। ओके, वो बहुत खतरनाक होते हैं। सो नेवर ड्रिंक एनीथिंग विच इज वार्म इन प्लास्टिक कंटेनर, क्योंकि प्लास्टिक खुल के उसके अंदर जरूर जाता है, चाहे कोई कुछ भी बोले, हमेशा जाता है। और निकोटीन तो हमने बोला ही है तुम्हें, जैसे कि अभी हमने डिक्लेयर कर ही दिया है कि अंशुल और अस्मिता ने अब खाना छोड़ दिया है। ठीक है, कोई निकोटीन नहीं लेते हैं, राइट? चलो बाकी तो मैंने तुम्हें, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आइए आइए, कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कैंसर जितनी जल्दी पता चल जाए उतना ट्रीटेबल है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज एसेंशियल एज इट अलाउ द डिजीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली इन मेनी केसेस। देखो मैलिग्नेंट ट्यूमर भी तो कहीं बन रहा है ना, अगर हमें स्टार्टिंग में पता चलते तो हम ये सारे सेल निकाल लेते, तो ये तो शरीर में नहीं फैल पाते ना। तो अगर जल्दी पता चल जाए तो बहुत सुख हो सकता है। सो अर्ली डिटेक्शन सबसे पहले होना चाहिए। तो कैंसर डिटेक्शन का अगर क्वेश्चन आए तो एक हेडिंग बनेगी अर्ली डिटेक्शन की, ठीक है? सेकेंड, cancer detection is based on biopsy and histopathological studies of the tissue and blood and bone marrow test to increase cell counts in the case of leukemias. Okay, biopsy क्या होती है? आप क्या करते हो? टिश्यू सैंपल निकालो, रिमूव कर लो बॉडी से। जैसे फॉर एग्जाम्पल में शक है कि लंग्स में कैंसर है, तो लंग्स के टिश्यू को ना थोड़ा सा ऐसे खुरेज के निकाल लेंगे और फिर उसको टेस्टिंग के लिए भेज देंगे, तो उसको हम कहते हैं बायोप्सी। बहुत
बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है कैंसर डिटेक्शन के लिए, क्योंकि फिर इसकी स्टडी के बाद तो कभी गलत हो ही नहीं सकता ना, सेल देख के पता चल जाएगा ट्यूमरस हो चुका है, सेल डिफरेंट दिखते हैं वो वाले। उसके बाद क्या करोगे, उसको लैब में टेस्टिंग, लैब में जो टेस्टिंग होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, ठीक है। फिर हम उसकी स्टडी करेंगे, बायोप्सी के बाद हमेशा स्टडी होती है तभी पता चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है बायोप्सी। तो अगर हमें ये पता चल जाए तो हम ये कहाँ की करते हैं, जैसे ब्लड का सैंपल, या फिर हम सॉरी ये तो टिश्यू सैंपल होता है बायोप्सी के, उसके बाद हम ब्लड का सैंपल भी ले सकते हैं, बोन मैरो का भी सैंपल ले सकते हैं, और उसके अंदर हम देख सकते हैं कि सेल का काउंट इंक्रीज हुआ है, तो लुकीमिया के केस में इंक्रीज होता है। देखो अनकंट्रोल सेल डिवीजन है ना, लुकीमिया इज व्हाट, व्हिच कैंसर, इट इज अ ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर। तो ऐसा भी हो सकता, हाँ ऐसा भी हो सकता है सेल्स का अमाउंट सही नहीं जा रहा, तो फॉर एग्जांपल किसी को ऐसा कैंसर हो गया कि आरबीसी बढ़ता चला जा रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है, तो अगर मैं उसका ब्लड सैंपल टेस्ट करूंगी मुझे पता चल जाएगा ना कि आरबीसी का अमाउंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, दैट मीन्स देयर इज पॉसिबिलिटी इसको कैंसर है, राइट। फिर हम बोन मैरो करेंगे। सो ये इस तरीके से आप लोग कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं इन बायोप्सी। अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है, वाह फर्स्ट टाइम। In biopsy, a piece of suspected tissue cut into thin sections is stained and examined under microscope. तो माइक्रोस्कोप के अंदर जो आप स्टडी कर रहे हो उसी को हम कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, राइट। सो पैथोलॉजीज भी आप बायो पढ़ने के बाद बन सकते हैं, ये भी एक ब्रांच ऑफ साइंस होती है, ओके। द टेक्निक्स यूज लाइक रेडियोग्राफी, आप रेडियोग्राफी भी कर सकते हैं जिसमें एक्सरे यूज होती है। तो नीट क्वेश्चन पता है क्या पूछेगा तुमसे, रेडियोग्राफ में कौन सी रेज यूज होती है, एक्सरे होती है, गामा रेज होती है, कौन सी होती है, तो रेडियोग्राफी में एक्सरे है, तो इसको साइड में लिख लो यार, एक्सरे। घर में रेडियो चलता है, अब तो नहीं चलता होगा किसी के, चलता है किसी के, नो मैम। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि एक रेडियो है, मान लो तुम पुराने जमाने में चले हो, ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब मेरे से भी ज्यादा पुराना जमाना लगा लो तुम, मेरा भी थोड़ा वैसे सा ऐसे ही था। तो मान लो पुराने जमाने में बैठे हो, रेडियो पे गाना चल रहा है, किसका, किसके गाने चलते हैं बढ़िया वाले, मैम सभी के होते हैं। तेरे भाई तेरा फेवरेट बता दे जतिन, तेरा तो होगा एक ही फेवरेट सिंगर, कौन सा, मैम कोई नहीं। क्या लगता है कौन सा होगा इसका फेवरेट? मैम आपकी वॉइस Voice क्लियर नहीं आ lag रही है। अब आ रही है? यस मैम। कुमार सानू। तो देखो चलो यार मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मैं बैठी हूँ रेडियो पे गाना चल रहा है, ठीक है, गाना चल रहा है अरिजीत का, मैम कि आपकी तुम ही voice हो lag मेरी है। आँख, स्टेट में चली गई। मैम इतने अच्छे एग्जांपल में वॉइस कैसे, हाँ लैग हो रही है, लैग हो रही है वॉइस। इतने अच्छे एग्जांपल में वॉइस कैसे लैग हो सकती है यार, मैम अभी भी हो रही अभी भी हो रही है। अभी भी हो रही है, यस मैम। तो हम यही खेलते रह जाएंगे, वॉइस हो रही है या नहीं हो रही है। अभी भी हो रही है। अभी भी यस मैम। है। यस मैम। स्क्रीन दिख रही है, यस ma'am. ठीक है। तो ये रेडियो है मेरा बढ़िया सा, और मैं बैठ के गाने किसके सुन रही हूँ, अरिजीत सिंह। अरिजीत के, अरिजीत के गाने सुन रही हूँ मैं, मजे से बैठी हूँ मैं ऐसे टांगों पे टांगे रख के, और मैं सोच को मुझे क्या बोल रहा है, तुम ही हो, तुम ही हो, है ना, नहीं होगा तुम लोगों ने गाना, यस मैम। ma'am. लेकिन मैं बैठी हूँ क्या अकेले, करेक्ट, यस मैम। यस मैम। कोई तो है नहीं, तो फिर क्या होगा, मुझे याद आएगी किसकी, मैम किसी पता नहीं। की। पता नहीं, एक्स, राइट, तो एक्स रेज, तो याद रखना कि जब रेडियो थेरेपी होगी तो एक्सरे आएगी उसमें, अब याद कर लेना यार, इससे ज्यादा घटिया तरीके से नहीं करा सकती मैं। तो रेडियोग्राफी के साथ एक्सरे याद कर लेना, ठीक है। यस मैम। Yes, ओके ma'am. मैम।
यस मैम। दूसरा, सीटी, सीटी की भैया फुल फॉर्म आती है? सीटी इज कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये फुल फॉर्म पूछते, पता नहीं क्यों पूछते हैं यार ऐसे क्वेश्चन, मेरे को सच्ची में बहुत ऑफेंडेड फील होता है। मैं क्या करूँ जान के फुल फॉर्म जब मैं वो कर नहीं रही। अभी भी बफरिंग हो रही है? यस बीच 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 में में हो रही थी। यस मैम। अच्छा, नेक्स्ट एक टेक्निक है जिसे कहते हैं एमआरआई। बेटा अगर टेक्निक पढ़नी है तो फुल तुम्हें खुद पढ़नी पड़ेगी, मैम तो नहीं इस जन्म में पढ़ा पाएंगी। एमआरआई इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनिंग। ये कुछ टेक्निक्स है जिसकी वजह से आप इंटरनल ऑर्गन के पता लगा सकते हैं कैंसर है उनके अंदर या नहीं, इनसे दिख जाते हैं कैंसर सेल्स। कंप्यूटेड टोमोग्राफी विच इज ऑल्सो यूज नोन एज सीटी। सीटी ऑल्सो यूजेस एक्सरेज टू जनरेट 3 डायमेंशनल इमेज। ओहो हाय राम। तो बेटा सीटी स्कैन है, तुमने तो सुना होगा यार, सीटी स्कैन बहुत कॉमन है। यस मैम। यस यूज एक्सरे, है ना? तो हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। जब मैं गाने सुन के पक गई तो मैंने कहा मैं जा रही हूँ। ठीक है, मैं कहाँ चली गई, मैं घूमने चली गई। ओके, ये मैं हूँ। मैं मस्त घूम रही थी सिटी में, है ना? कहाँ घूम रही थी मैं? ब्यूटीफुल सिटी सिटी में। में। ब्यूटीफुल सिटी कौन सी है? चंडीगढ़। हाँ, चंडीगढ़ का तो नाम ही अगर आप एंटर करोगे वहाँ लिखा होगा सिटी ब्यूटीफुल, है ना? मैं मस्त चंडीगढ़ में घूम रही थी, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि आ गया है वैलेंटाइन डे। तो जैसे ही मैं घूम रही थी मैंने क्या किया, मैंने किसको देखा? जतिन को। और ये छोटू सा है, ये बैठा हुआ है किसी के साथ, मत्ते मार रहा है। समझ रहे हो तुम? ये यस मस्त मैम। हाथों में हाथों डाल के घूम रहा है। तो जैसे ही मैंने जतिन को देखा फिर क्या हुआ, मुझे किसकी याद आई? एक्स की। एक्सरेज। एक्सरेज। वैसे तो मेरे को याद आया कि मेरे पैरों में है चप्पल, मैं सर पे उठा के मारूं कि पेपर है तेरा, पढ़ क्यों नहीं रहा। पर चलो, तुम एक्सरेज याद कर लो, ठीक है? तो सीटी से भी याद रखना, सीटी स्कैन से यू विल रिमेम्बर एक्सरे, ठीक है? ओके। ओके मैम। यस और जब मैं सिटी में घूमूंगी तो मैं चारों तरफ देखूंगी ना, है ना? हर डायरेक्शन में देखूंगी। तो इसके साथ याद रखना 3 डायमेंशनल इमेज बनती है। ओके, ये ओके क्वेश्चन मैम। पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी मैंने, मेरे को सब लोग 98 जी पे कर देना। ओके डन। ओके मैम। चलो, पर हाँ सच में मुझे कहीं घूमते हुए मिल गए चप्पल इसलिए नहीं तुम घूम रहे हो, इसलिए कि मैं तो नहीं घूम रही ना, तुम कैसे घूम रहे हो? MRI uses strong magnetic field and non ionizing radiation। बेटा ये है नीट का क्वेश्चन आ चुका है। MRI क्या यूज करता है? MRI यूज करती है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो M से मैग्नेटिक, तो M से मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक आया ना, और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस भी यूज करती है ताकि आपको पता चले। तो सबसे ज्यादा यूजफुल कौन सा होता है? एक्चुअली MRI आर द मोस्ट यूजफुल फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर, क्योंकि ये पैथोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली हर तरीके के लिविंग टिश्यू में चेंज बहुत अच्छे से देती है। तो सबसे बढ़िया जो टेक्निक है वो MRI है टू डिटेक्ट कैंसर। ओके, यस मैम। यस मैम चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन आर ऑल्सो यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर। ठीक है, जैसे अगर किसी को कैंसर हो गया, फॉर एग्जाम्पल लंग कैंसर हुआ है, तो उसके कोई एंटीबॉडी भी तो बनी होगी ना स्पेसिफिकली। भी एंटीबॉडी जब मैंने बाहर निकाल ली तो मैं इसकी मदद से पता लगा सकती हूँ कि शायद लंग कैंसर हुआ है। तो एंटीबॉडी का यूज करके भी कैंसर डिटेक्ट किया जा सकता है। टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैन बी अप्लाइड टू डिटेक्ट जीन्स इन इंडिविजुअल विद इनहेरिटेंट ससेप्टेबिलिटी। ससेप्टेबिलिटी हो सकता, उसे कहते हैं ससेप्टेबल टू सर्टेन कैन। देखो जो जो कैंसर है ना वो genetic मैम वॉइस लैग हो रही है। सफर हो रही है। यस मैम। और आधा अब आ रही है। यस मैम। यस मैम। बेटा कैंसर ना जेनेटिक भी हो सकता है और बिकॉज ऑफ कार्सिनोजेंस भी हो सकता है, और एक्चुअल में हमें नहीं पता बहुत सारे कैंसर्स का। ठीक है, तो अगर जेनेटिक है मतलब पापा मम्मी से ट्रांसफर हो रहा है या दादा दादी से ट्रांसफर हुआ है, तो वो वाले जीन्स हम ढूंढ सकते हैं ना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। तो हमें पता चल जाएगा कि इस इंसान के कैंसर होने के चांसेस हैं। तो
अपना प्रोटेक्शन कर सकता है, एटलीस्ट वो तो कार्सिनोजन से दूर रहे ना। तो मैम, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए हम ये भी करते हैं कि जो बॉयज हेरी लैंग्वेज कैंसर सेल को टेस्ट करके पता चलेगा कि जो पेरेंट्स से ट्रांसफर हो रहा है जीन की वजह से वो कैसे वाला कैंसर है, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो जेनेटिक वाला भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं जीन्स की मदद से। ठीक है, बायोटेक में काफ़ी स्टडी अच्छे से होती है, जीन स्टडी करते हैं ना। नाउ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्च जीन, पता चल गया मेरे को ऐसे वाला जीन है, पॉसिबिलिटी है ना, मेरे को पता चल गया कि फैमिली, जैसे आपको पता है एंजेलिना जोली कौन है? नहीं पता? नो मैम, नो मैम। नो, शी इज़ अ वेरी गुड पर्सनैलिटी, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, वो बहुत करती हैं लोगों के लिए। सो एंजेलिना जोली वैसे हॉलीवुड स्टार है, पर उनकी उससे ज़्यादा अचीवमेंट्स है। तो उनकी फैमिली में कैंसर थे और उनकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर के जीन्स थे। तो जब उन्होंने अपना पूरा टेस्टिंग कराया, हमारे इंडिया में इतना नहीं होता, लेकिन एक पूरा टेस्ट होता है, मुझे नाम तो नहीं याद, तो उसमें सारे जीन्स आपकी बॉडी के टेस्ट होते हैं। जब उन्होंने टेस्ट कराया, शी गेट टू नो कि उनको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस है। तो व्हाट शी डिड वाज, उन्होंने अपने ब्रेस्ट की टिश्यूज ही रिमूव करवा दिए, क्योंकि वो प्री डिस्पोज थी ना कैंसर होने के लिए। तो उन्होंने ये थोड़ा एक्सट्रीम स्टेप लिया, क्योंकि उनकी कंडीशन खराब हो रही थी। तो उनका कुछ मेडिकल केस है, वो पूरा तो रिवील नहीं हुआ, लेकिन जितना इन्फॉर्मेशन है हमारे पास वो ये कि बिकॉज शी वॉज प्री डिस्पोज टू कैंसर ऑफ ब्रेस्ट, तो उन्होंने अपनी ब्रेस्ट रिमूव करा दी, सो शायद शी कैन सर्वाइव विदाउट कैंसर। तो ऐसा भी किया जा सकता है एक्चुअली। तो वो ये बात कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई कर लो ऐसे जीन्स जो आपको प्री डिस्पोज करते हैं। मतलब प्री डिस्पोज मतलब पहले से चांसेस है कि ऐसा हो सकता है, आपको आपके अंदर चांस पैदा करते हैं कि ऐसा हो सकता है ऑफ सर्टेन कैंसर, दे कैन बी हेल्पफुल टू प्रिवेंट द कैंसर। तो ऐसे लोग कैंसर से बच सकते हैं। अब एंजेलिना जोली ब्रेस्ट कैंसर से बच गए ना इसकी वजह से। और अगर किसी को पता है कि माउथ कैंसर मेरी फैमिली, मेरे को पता है माउथ कैंसर मेरी फैमिली में है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं टोबैको वगैरह से बचूंगी, कार्सिनोजन से बचूंगी, जो मुझे ऐसा कैंसर ना कर दे। सो अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन, हम बच सकते हैं। जैसे मेरी फैमिली में एक्चुअल में डायबिटीज़ है, मेरे फादर की साइड से डायबिटीज कैरी फॉरवर्ड हो रही है सब में, सो कजन्स वगैरह में भी है। सो मी एंड माई ब्रदर टेक केयर ऑफ इट, राइट, क्योंकि मेरा भाई मुझसे बड़ा है, तो उसने मुझे पहले समझा दिया था इस चीज़ को लेके। तो हम शुगर को थोड़ा अवॉइड करते हैं, ताकि भाई ये फिर से दोबारा पनप ना जाए। तो जीन्स की नॉलेज होती है तो फायदा होता है उससे। सच इंडिविजुअल मे बी एडवाइज टू अवॉइड एक्सपोजर टू पर्टिकुलर कार्सिनोजेंस टू विच दे आर ससेप्टेबल, राइट। जैसे अगर चांसेस है लंग कैंसर के, तो टोबैको से दूर रहो। ओके, समझ आई बात? यस मैम। तो प्री डिस्पोज का मतलब है पहले से पता है, होने के चांसेस है। देखो ऐसे बहुत से वर्ड है, अगर आप लिखोगे ना प्री डिस्पोज सिर्फ इंग्लिश में, तो आप शायद ना समझ पाओ। बायोलॉजी में थोड़ा सेंस चेंज हो जाता है वर्ड्स का। तो अगर कभी कोई इंग्लिश का वर्ड तंग करे ना, तो बिना हिचकिचाहट पूछ लिया करो। ओके, इसमें कुछ बुराई नहीं है, इंग्लिश की क्लास थोड़ी है, बायो है ना, पूछ सकते हो। बायो में भी हो तो पूछ सकते हो, मना कौन कर रहा है, राइट। अब ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर क्या है, काफ़ी लोगों को नॉलेज है इसके बारे में। तो कॉमन अप्रोचेस टू ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आर सर्जरी, सर्जरी करके रिमूव कर दो। अगर बेनिंग है ना ट्यूमर, बेनिंग के केस में सर्जरी तो बहुत अच्छी है। किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है तो आप ब्रेस्ट रिमूव कर दो तो कैंसर सही हो गया, राइट। तो सर्जरी आर वेरी सक्सेसफुल इन बेनिंग। मैलिग्नेंट में फायदा नहीं होता, तुम वो ऑर्गन रिमूव कर दो, पर कब कैंसर के सेल ब्लड के थ्रू ट्रांसफर हो गए हमें पता ही नहीं, डॉक्टर को भी नहीं पता होता। ठीक है, रेडिएशंस दे दो उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे, उस जगह पे आप रेडिएशंस भी दे सकते हो, राइट। उसके अलावा आप इम्यूनोथेरेपी भी दे सकते हो, उसके इम्यून सिस्टम को ऐसे केमिकल्स दो जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम और ज़्यादा एक्टिव हो जाए, उसको इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। जैसे कि लाइक अल्फा इंटरफेरोन, अभी अल्फा इंटरफेरोन पढ़ेंगे। इतना समझ आया सबको? यस मैम। यस अब देखो यस इन रेडियोथेरेपी, ये देखो ये बता क्या रहे हैं, ट्यूमर सेल आर इरिडेटेड लीथली। इरिडेटेड मतलब रेडिएशन डालना, डालते हो ना जब किसी के ऊपर रेडिएशन, तो उसको कहते हैं इरिडेटेड। ठीक है, डाल रहे हैं इन्फॉर्मेशन। सो ट्यूमर सेल के ऊपर ना रेडिएशन डालते हैं और वो लीथल रेडिएशन होती है कि ट्यूमर की सेल मर जाए, टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यू सराउंडिंग द ट्यूमर सेल। ठीक है, अभी अल्फा इंटरफेरोन मैंने पढ़ाया। तो फॉर एग्जांपल ये ब्रेस्ट है, ठीक है, और ब्रेस्ट में ना यहाँ ट्यूमर हो गया। तो हमने क्या किया, रेडिएशन डाली डायरेक्टली इसके ऊपर, तो ट्यूमर सेल मर गए। और कोशिश करते हैं कि आसपास के सेल के पास ना जाए, पर ये प्रोसेस इतना परफेक्ट नहीं होता, वो आसपास के सेल को भी थोड़ा इफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट्स आते हैं।
ठीक है। तो ये रेडिएशन करती क्या है, ये रेडिएशन, इसको कैसे पता चलता है कैंसर सेल कौन सा है और ब्रेस्ट का नॉर्मल सेल कौन सा है? ये रेडिएशन उन सेल्स को किल कर देती है जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। अब हमारी बॉडी में कुछ सेल्स है ना जो जल्दी जल्दी डिवाइड भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा है हेयर सेल्स यस मैम। ग्रो कर जाते हैं ना, मैं वैक्सीन कराऊं तो दोबारा आ जाता है कमबख्त, है ना। तो जब इस तरीके की थेरेपी होती है ना, तो कैंसर सेल्स के साथ ये वाले सेल्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि केमिकल प्रोड्यूसिंग सेल, मिलेनिन के सेल्स जो है, ठीक है। तो उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, इसलिए आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं कि हेयर लॉस हो जाता है, इंसान की स्किन का कलर बदल जाता है, राइट। नाउ टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यू सराउंडिंग अ ट्यूमर सेल, कोशिश करते हैं प्रॉपर केयर की, पर कंप्लीटली हो नहीं पाता। सेवरल कीमोथेरेपी ड्रग, कीमोथेरेपी होता है आप केमिकल देते हो, तो वो पिकलाइन लगाते हैं, मतलब छोटी छोटी से इंजेक्शन जैसी निडल्स होती हैं, जनरली पिकलाइन यहाँ लगा लेते हैं या फिर हाथ के पास भी लगा लेते हैं, डिपेंड करता है। तो वो बहुत सारे यहाँ पे नीडल लगा लेते हैं और उसके थ्रू जो दवाइयाँ होती है लिक्विड फॉर्म में, उसको डायरेक्टली नर्व्स के अंदर डालते हैं, ठीक है। खिलाएंगे ना तो डाइजेस्टिव सिस्टम में वेस्ट भी हो जाएगी, तो सीधा नर्व्स के अंदर डालते हैं ताकि जल्दी इफेक्ट हो, उसको कीमोथेरेपी कहते हैं, बहुत स्ट्रांग होती है वो। So several chemotherapeutic drugs are used to kill cancerous cells. Some of these are specific for particular tumor. Majority of drugs have side effects. सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट्स ड्रग्स का है, क्योंकि ड्रग्स क्या है यार, वो उस सेल को जाके रोक रहे हैं जो रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं, तो वो बाकी सेल पे भी तो असर डाल रहे हैं ना, जैसे कि मेरे स्किन के ऊपर असर डालने लग जाएंगे और हेयर सेल्स पे असर डाल रहे हैं। तो हेयर लॉस बहुत कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। अनीमिया होने लग जाएगा, क्योंकि आरबीसी भी तो लगातार आपकी बॉडी में बन रही है, उनके ऊपर भी असर हो जाता है ना। मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन। अब ये कह रहे हैं कि देखो बहुत सारे कैंसर्स ना हम जनरली कॉम्बिनेशन में ट्रीट करते हैं। कैंसर पेशेंट को कीमोथेरेपी दी जाती है, रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, अगर कंट्रोल ना हो फिर सर्जरी के लिए जाया जाता है। तो पहले कोशिश करते हैं कि कंट्रोल हो जाए, सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन, राइट। नाउ ट्यूमर सेल्स हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। अच्छा, अब ट्यूमर सेल की एक खास बात है, एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर मान लो कि ट्यूमर सेल्स है, उनको हमारी इम्यूनिटी अफेक्ट क्यों नहीं कर पाती। ट्यूमर सेल्स का क्या है ना, ट्यूमर सेल इतनी जल्दी डिवाइड करते हैं कि उनको इम्यून सेल्स का इम्यून सेल्स उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते, उनके जो होते हैं ना वो टाइम के साथ चेंज हो जाते हैं, तो इम्यून सेल उसको पकड़ नहीं पाते हैं। तो हमने ये देखा है, अभी भी इस पे रिसर्च चल रही है, दैट ट्यूमर सेल्स हैव एबिलिटी टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। तो इसका इलाज पता है क्या ढूंढा, तो डॉक्टर्स ने कहा एक काम करते हैं कि पेशेंट्स को ऐसे सब्सटेंस जो उनका इम्यून सिस्टम को और स्ट्रांग बना दे, तो इसके लिए पेशेंट्स को दिया जाते हैं अल्फा इंटरफेरोन्स। तो ये है नीट का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। आवाज आ रही है ना सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। तो बेटा अल्फा इंटरफेरोन्स आर द केमिकल्स जो मान लो मेरी बॉडी पे दिए, अब मेरे इम्यून सिस्टम अगर पहले कैंसर सेल के पीछे भाग रहा था 50%, अब वो 70% भागेगा, ठीक है। उनको और ज़्यादा मॉडिफाई कर देगा और ज़्यादा स्मार्ट कर देगा। कैसे स्मार्ट करेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बस इतना याद रखना कि किसी पेशेंट को अगर अल्फा इंटरफेरोन्स दे रहे हैं तो उसका इम्यून सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है अगेंस्ट कैंसर, तो ये एक्टिवेट कर देता है इम्यून सिस्टम को और डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है ट्यूमर सेल्स को। ओके ओके यस मैम। हाँ। तो एक और क्वेश्चन है कि मैम अगर किसी को ट्यूमर कैंसर हो गया तो क्या उसकी इम्यूनिटी पे इफेक्ट पड़ता है? अंशुल, कैंसर डिपेंड करता है किसका कैंसर है, उसके डब्ल्यूबीसी का कैंसर है, ल्यूकीमिया, तो डब्ल्यूबीसी तो इम्यून सिस्टम दे रहे हैं, तो भाई उसकी तो इम्यूनिटी पे बहुत असर पड़ गया। लेकिन उसको कैंसर हो गया, मान लो ब्रेस्ट कैंसर, तो उसकी इम्यून सेल्स पे ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ उसको इतने सारे तुम केमिकल से ट्रीट करोगे तो डेफिनेटली उसकी ओवरऑल इम्यूनिटी गिर जाती है। इसलिए कैंसर पेशेंट्स को जैसे फॉर एग्जांपल जर्म से बचाने की कोशिश की जाती है, स्पेशली सर्जरी, तो कैंसर पेशेंट को क्या करते हैं, नॉर्मल जूस नहीं पिलाते, जैसे हम पी लेते हैं ना बाहर से रेडी से जूस पी लेते हैं। अब फ्रूट्स में तो थोड़े खराब भी हो सकते हैं ना फ्रूट्स में, तो वो खराब वाले जो फ्रूट्स होते हैं हम पी लेते हैं, हमें कुछ नहीं होता, हमारी बॉडी बचा लेती है, लेकिन कैंसर पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। तो कैंसर पेशेंट को सिर्फ टेट्रा पैक या पैक्ड चीज़ें ही खिलाई पिलाई जाती है, क्योंकि वो कंटेमिनेशन फ्री होती है, तो उनकी इम्यूनिटी ओवरऑल कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट्स। ओके Yeah, ma'am. अब ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, ठीक है, नशावत्ता। सर्वे एंड स्टैटिस्टिक्स शो दैट द यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल हैज बीन ऑन द राइज स्पेशली अमंग यूथ। देखो इसमें ज्यादा रीडिंग है, मैं कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। दिस इज रियली अ कॉज ऑफ कंसर्न। बच्चों यूथ में ज्यादा है नशे, तो मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ, कितनी बार बोला मैंने प्रतिभा को बीड़ी छोड़ दे, लेकिन नहीं,
उसने जब उसको मौका मिलता बैठ जाती है दिव्या और राबिया के साथ और बीड़ी पीने लग जाती है। तुम छोड़ दो ये सब चीजें, ठीक है। प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस वुड एनेबल यू टू सेफगार्ड देमसेल्फ। तो प्रॉपर एजुकेशन और गाइडेंस दे रही हूँ ना, एजुकेशन और गाइड कर रही हूँ ना कि बीड़ी मत पियो। कितनी बार बोला मैंने, मानते ही नहीं हो। तो इसमें मदद हो जाएगी हेल्दी लाइफस्टाइल की। द ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्यूज्ड आर ओपिएट्स, कैनाबिनॉइड और कोका एल्कोलाइड्स। यही पढ़ने अपने को, ठीक है। एक तो ड्रग होते हैं मेडिसिन, जब आप उसका अब्यूज करते हो तब दिक्कत है। दवाई खाना दिक्कत नहीं है, दवाई को मजे के लिए खाना दिक्कत है, ठीक है। तो 3 ड्रग पढ़ने हैं तुमको। एक है ओपियोइड्स, उसके बाद कैनाबिनॉइड्स। देखो ओपियोइड्स वो है जो क्या करते हैं, शांत कर देंगे सबको जीवन में। कैनाबिनॉइड्स वो है जो तुमको दूसरी दुनिया में ले जाएंगे, हेलुसिनेशन, वो दिखाएंगे जो है ही नहीं। और लास्ट है कोका एल्कोलॉइड, है ना। कोका एल्कोलॉइड कोका कोला है ना, तो ये क्या है तुम्हें, एक्टिव, हैप्पी, अत्यंत खुशी देंगे तुमको बिना बात की। खुशी की कोई बात नहीं, अत्यंत हैप्पी हो तुम, बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हो, एक्सट्रीम एक्टिवनेस। ओके, तो कोका एल्कोलॉइड तो थोड़ा थोड़ा तुम्हारे मम्मी पापा भी लेते हैं चाय के रूप में, बताना उनको। मेजोरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स। मोस्टली ये तुमको फ्लावरिंग प्लांट से मिलते हैं, मतलब कि एंजियोस्पर्म से मिलते हैं आपको। तो पौधों से बहुत नशे मिलते हैं भैया। कुछ इसमें से फंगस से मिलते हैं। बेटा एक ही फंगस से पढ़ेंगे और वो फिर नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो याद रखना फंगस वाला। ओके, चले आगे। यस Yes, ma'am. आ जाओ, नशे पढ़ते हैं, ठीक है। तो सुनिधि, तनिषा, ध्यान से सुनो। सिमरन, शिवानी, इतने नशे करती इस क्लास की लड़कियां, उफ। हाँ यस प्रतिभा, दैट्स राइट। मैं भी, हाँ हाँ, कभी कभार मैं भी नशे करके क्लास लेती हूँ ना, टी के फॉर्म में। याद रहेगा तुझे। Opioids are the drugs, opioids drugs है, which bind to specific opioid receptor present in your central nervous system and gastrointestinal tract। इसी से क्वेश्चन आएगा। देखो जो opioids है, अच्छा मैंने तो देखा था तुझे। opioids जो है वो क्या है बेसिकली, यार opioids एक केमिकल है, ये केमिकल है। ये कोई भी काम तब कर पाएगा ना किसी सेल में। ये सेल है मेरे, ये है सेल, कौन सा सेल है ये, लेट्स से ब्रेन का। बेटे ब्रेन के सेल को कतई इस केमिकल से क्या फर्क पड़ता है, ब्रेन के सेल के ऊपर रिसेप्टर पड़े होते हैं ओपियोइड्स के। अब तुम बोलोगे कि मेरे दिमाग में अगर नशे के रिसेप्टर है तो मैं नशे करूंगा ना, मेरी गलती थोड़ी है, ऐसा नहीं है। वो दूसरे केमिकल के रिसेप्टर है जिसपे ओपियोइड जाके भी बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मत समझ लेना कि भगवान ने रिसेप्टर बनाए हैं तो मुझे नशे करने हैं, ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है। समझ आई सबको, ये बात समझ आई सबको। यो मैम। Yes. ज्यादा शाणे नहीं बनना, बायोलॉजिकली एक्सप्लेन मत करने लग जाना कि हमने नशे इसलिए किए थे क्योंकि बायो वाली मैडम ने बोला था ब्रेन में रिसेप्टर है, मैंने सोचा रिसेप्टर क्यों खराब करूं, चलो पी लेता हूँ। ऐसे मत करके आना, बहुत पिटोगे। तो ओपियोइड रिसेप्टर है कहाँ पर, देखो भाई, ओपियोइड रिसेप्टर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, दैट इज ब्रेन भी आता है इसमें और स्पाइनल कॉर्ड भी आती है। तो बेसिकली सब जगह ओपियोइड रिसेप्टर तो हो ही गए, मेन तो यही था। और अच्छा, और इसमें कहाँ रिसेप्टर है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम यार, यहाँ पर भी है। समझ रहे हो तुम, पेट भी खराब, दिमाग भी खराब, बस सब कुछ खराब है ओपियोइड्स खाने से, क्योंकि रिसेप्टर में। अब जो ओपियोइड्स होते हैं इनको कॉमनली हम स्मैक भी कहते हैं, ठीक है, और केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन भी कहते हैं। स्मैक इज डाई एसिटाइल मॉर्फिन विच इज व्हाइट, पहले एक बार पढ़ा देती हूँ, ऐसे तो तुम उल्टा सीधा लिख दोगे। ओके सुनो, commonly called smack is chemically diacetyl morphine which is white odorless bitter crystalline compound. This is obtained by acetylation of morphine which is extracted from the latex of कौन सा plant, poppy plant, Papaver somniferous, generally taken by snorting and injection. Heroin is a depressant and slow down body function। बहुत बढ़िया बात है, heroin लिख दिया बीच में, ऊपर स्मैक लिख दिया, बच्चे पागल। इतनी कंफ्यूजिंग लाइन है ना ये कि टीचर को भी पागल कर दे, अरे यार ये ओपियोइड्स है, ठीक है। ओपियोइड्स में क्या होता है, ऐसे गोलू दिखते हैं, पोर्स होते हैं इनके, है ना। और भी वर्ड्स होते हैं इसमें, जितने PYQ लगाओगे समझ आएगा। इसमें लगाते हैं कट, जब इसमें से कट निकालोगे तो क्या निकलेगा, व्हाइट कलर का दूध, ठीक है, व्हाइट मिल्क। इस व्हाइट मिल्क को क्या बुलाते हैं हम, इसको हम कहते हैं लेटेक्स। कि एनसीईआरटी लेटेक्स वर्ड कह रही है, हाँ है ना। तो लेटेक्स, लटक जाओगे अगर लेटेक्स लिया तो, ठीक है। तो लेटेक्स निकलता है इससे। लेटेक्स को अगर डायरेक्टली लेना ले सकते हैं, ठीक है, तब भी तुम बावले हो जाओगे। लेकिन मान लो तुमने कहा नहीं नहीं नहीं, हम इसे मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। तो हमने इसको मॉडिफाई किया, जब इसको मॉडिफाई करते हो तो इससे बनता है मॉर्फिन। मॉर्फिन इज व्हाट, एनाल्जेसिक,
एनाल्जेसिक क्या होता है? पेन पेन रिलीफ जैसे किलर। होगा। किलो हाँ, पेन किलर है ये। तो बहुत वर्ल्ड वॉर में तो बहुत मॉर्फिन यूज हुआ था सोल्जर्स को देने के लिए, क्योंकि पेन बहुत थी ना, तो मॉर्फिन हुआ। लेकिन मैंने बोला मैं इसके साथ क्या करूंगी? और मॉडिफिकेशन। हाँ, क्या करूँ मैं इसके साथ फिर? एसिटाइलेशन। हाँ, एसिटाइलेशन। कितनी? एसिटाइल ग्रुप लगा दो। एसिटाइल ग्रुप क्या होता है? CH3CO CH3CO, ये होता है? ये कैसे कह रही है बच्ची? COO। CH3CO। तो एसिटाइल ग्रुप लगा दो इसके ऊपर, तो अब क्या बन जाएगा हमारे पास? अब हमारे पास बन जाएगी हमारी, ये सिर्फ एसिटाइलेशन है, हीरोइन। डाइएसिटाइलेशन है यार, डाइएसिटाइलेशन है, डाइएसिटाइलेशन है। अब हमारी बन जाएगी हीरोइन। देख कितने मजे से बोला है ना, खुश हो गया अनीश। हमारी बन गई हीरोइन। और हीरोइन कौन सी पिक्चर की है? एक्शन मूवी की है। तो एक्शन मूवी में क्या होता है? ऐसे करते हैं ना, स्मैक स्मैक कर देते हैं ऐसे। एक्शन मूवी चल रही है, गलती से लग गया हीरोइन को, तो हीरोइन का दूसरा नाम स्मैक। तो ऐसे बन जाता है स्मैक और हीरोइन। ठीक है। अब ये किस तरीके का होता है, इसका केमिकल नेचर पूछते हैं, सब बताएंगे ये तुमको। तो तुमने पिक्चरों में देखा होगा कि व्हाइट कलर का पाउडर होता है, देखा है? यस मैम। Yes, ma'am. स्मेल होती है उसकी? नो मैम। No, ma'am. मुझे देख के पता चल गया ना, इस मुझे पता था ये करती है। अस्मिता है ना ये, पता था मुझे। देख लो आज ये यही क्लास में पकड़ी गई है, इसे कैसे पता उसकी स्मेल नहीं है? पकड़ी गई, मैंने तो पढ़ा था। इसे कैसे पता? मैंने भी पढ़ा था। नहीं नहीं, चैप्टर तो मैं करा लूँ, कैसे पढ़ लिया तूने? तू तो बाद में आई थी। मैं बता रही हूँ पकड़ी गई है। कैसा होता है देखने में? क्रिस्टल होता है या सॉलिड, कैसा होता है? क्रिस्टल। इसे ये भी पता है? अरे है, गड़बड़ है भैया, गड़बड़ है। क्रिस्टलाइन होता है। बीटा क्रिस्टलाइन। हाँ भाई, कौन था ये? हेमराज भैया। वो भी हाँ भाई, कितने ये साथ में। ये बहन बैठी, भाई बैठे, चलो आज साथ में नीचे गिरते हैं। मैम बुक से पढ़ा मैंने अभी। अच्छा अच्छा, बोर्ड पे पढ़ लिया वो होता है, बुक से पढ़ लिया तूने क्लास के बीच में, शाना बनता है। बिटर इन टेस्ट होता है ये। अस्मिता हेमराज ने गैंग बनाया हुआ इन चीज़ों का। ये इन्होंने ना अपना दिमाग और क्या खराब करना है? कहाँ का है रिसेप्टर? पेट। डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, इन्होंने दिमाग और पेट दोनों आज खराब करने हैं। ठीक है। मैं तो ये क्या स्मेल। कर, हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ बेटा, तुझे ज्यादा पता होगा ना, नशे तू कर रहा है। यस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये जो होते हैं कैसे ले सकते हैं बेटा? अब तुम्हें बता दो, तुम्हें पता होगा। इंजेक्शन के थ्रू और स्नोटिंग। ये कौन है इनके गैंग में शामिल हुई? कौन है ये? बता बता, कौन, क्या नाम है? प्रतिभा थी क्या ये तुम बच्चों ने अलग से ग्रुप बना रखा है बेटा। स्नॉटिंग होते हैं, मैं नहीं बता रही स्नॉटिंग क्या होता है, तुम याद कर लो। यार ये रे गलत है, ये तो पूरा नशा बनाना भी सिखाते हैं इस बुक में और करवाना भी सिखाते हैं। ये मत करना, मैं बता रही हूँ मैं, ओके? अच्छे नहीं होते ड्रग्स। तो वो जैसे छोटे छोटे ऐसे मैं नहीं बताऊंगी यार, तुम कर लो गूगल। आओ नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रीवियस। ओके, हाँ भाई, किस प्लांट? मैम प्रीवियस स्लाइड। हाँ, किस प्लांट से मिलते हैं? पॉपी से मिलते हैं, पॉपी। ये ले पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट का दूसरा नाम क्या है? पेपावर सेमनीफेरम। पेपावर, अच्छा। सोम पेपावर सेमनीफेरस, मैं तो ये बोलूंगी सोमनीफेरस। मेरा पेपावर खराब कर रही है पेपावर बोल के ही। ठीक है। तो ऐसे लेते हैं, ऐसे होते हैं नशे, इन प्लांट से मिलते हैं। अब ये करता क्या है? हीरोइन इज ए डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। यहाँ लिख दिया इन्होंने ये बात कि बेटा ये डिप्रेसेंट होता है और बॉडी के फंक्शन को स्लो करता है। मतलब कि हेमराज ने जो भी खाना खाया था और उसके बाद नशे किए थे ना, अब उसका डाइजेशन बहुत स्लो हो रहा है, ब्रेन की एक्टिविटी बहुत स्लो हो रहा है, इसलिए इसको थोड़ा रिलैक्स सा फील करते हैं। इसको फील होता है रिलैक्स सा, लेकिन ये सब मोह माया है। उसके बाद इसको नॉर्मल रिलैक्स फील होना बंद हो जाएगा, क्योंकि हर बार इसको फिर हीरोइन लेनी पड़ेगी। ठीक है, फिर इसको पापा से स्नैक पड़ेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट चलते। तो ये है डिप्रेसेंट, ये लाइन याद रखनी, यहाँ से आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट चले। यस मैम। देखो Yes, ma'am. केमिकल ना फॉर्मूला तुमको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए स्ट्रक्चर का, कोई पूरा नहीं बताता। एनसीईआरटी में शायद तुम्हारी में दूसरा दिया है, ये स्ट्रक्चर नहीं है। सेम है, थोड़ा डिफरेंट है। सेम डिफरेंट है ना? नो मैम, में सेम सेम है। है। तो मेरे पास बुक है ना, उसमें थोड़ा डिफरेंट है, तो तुम याद रख लेना यार।
CH3N साथ साथ में लगे हुए हैं, ये हाथ पकड़ के बैठे हैं, दोनों भाई बहन है, स्मिता और यहाँ पे हेमराज बैठे हैं, ठीक है। ये पूरा ग्रुप बना के अपना, बाकी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और ये नशे कर रहे हैं। ये केमिकल स्ट्रक्चर है मॉर्फिन का, पहचानने के लिए आ सकता है, ठीक है। हाँ शिवानी, बिल्कुल तुम्हारे ग्रुप में शिवानी भी है, इसको भी पता स्नोटिंग क्या होता है। ओपियम पोपी का प्लांट है ये, यहाँ से याद रखना, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है पॉड, पॉड को देख के याद रखना, ये ओपियम है, इसी को काट के लेटेक्स निकलेगा, फिर उसके बाद ये तो सारे बैठेंगे साथ में, है ना। आओ, कैनाबिनॉइड्स कैनाबिनॉइड्स कैनाबिनॉइड, जल्दी देखो। और ग्रुप ऑफ केमिकल्स है, पहले तो बहुत सारे केमिकल को एक साथ बुलाते हैं, विच इंटरेक्ट विद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर, ऑब्वियसली बॉडी में कैनाबिनॉइड रिसेप्टर से अफेक्ट करते हैं ये, विच इज प्रेजेंट इन ब्रेन। कैसे याद रखोगे, सी से कैनाबिनॉइड, सी से क्रेनियम, क्रेनियम में तो सिर्फ ब्रेन ही होता है ना, तो याद रखना इसके रिसेप्टर सिर्फ ब्रेन में है, याद रह जाएगा। Yes. मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. Natural cannabinoids are obtained from the inflorescence of the cannabis sativa. Cannabis sativa is a plant जिसकी inflorescence क्या होता है, उसका फूल, उसके फूल से आपको नेचुरली कैनाबिनॉइड्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये फूल चुगने के बहाने जो जाते हैं ना ये बच्चे, ये सिमरन, ये शिवानी, सुनिधि हो गई, ये यही करते हैं, समझ रहे हो तुम ना। द फ्लावर टॉप, फूल का टॉप, उसके लीव्स, उसके रेजिन्स भी यूज होते हैं वेरियस कॉम्बिनेशन में, ताकि वो बना सके, तो मैरिजुआना बना सके, हशीश बना सकते, चरस बना सके, गांजा बना सके, ठीक है। ये तो तुम्हारे सारे गैंग ऐड हो गया फिर, प्रतिभा, पायल, मेघा, मीनाक्षी, सब मिलके बैठ के ही करते हैं ये। तो बाहर जाते हैं, फूल चुगते हैं, और उसके बाद एक जना मैरिजुआना बना रहा है, एक हशीश बना रहा है, एक चरस बना रहा है, एक गांजा बना रहा है, अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनता है। कैसे बनता है मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। ये अगर तुमको इंटरेस्ट है पढ़ने में तो पढ़ लेना एक्स्ट्रा बुक से, ऐसे इसकी मतलब फॉर्मेशन नहीं आएगी, ठीक है। अगर इसकी फॉर्मेशन भी होती तो फिर तो हम बायो की क्लास में तुमको बताते नहीं कैसे बनाते हैं। रब का शुक्र है बनाना भी सिखाया इन्होंने। अच्छा, अब देखो, जनरली टेकन बाय इनहेलेशन और ऑरल इंजेक्शन। इनहेलेशन भी वही होता है, देखो नोज से ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, तो उसको इनहेलेशन कहते हैं। अब लेने के लिए कोई पाइप भी यूज कर सकते हैं, तो वो स्नॉटिंग कहते हैं। इनहेलेशन और स्नॉटिंग एक किया जाता है। ओरल इंजेक्शन भी ले लेते हैं, खा लो, गांजा खाया जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। और दीज आर नोन फॉर देयर इफेक्ट्स ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये देखो, दिल दिल पे इफेक्ट करेंगे। ऐसी तो होगा कि जब मैं जा रही थी मुझे किसी ने क्या दिए, गुलाब के फूल, आज तक नहीं दिए मुझे किसी ने। लेकिन हाँ, नहीं दिए। बर्थडे पे एक लड़की ने दिए थे, मैं काउंट नहीं करती उसको। मैं जा रही थी, मुझे किसी ने दिए फूल, ठीक है। मैं कहाँ जा रही थी, जब मैंने जतिन को उसकी फ्रेंड के साथ देखा तो बहुत ही परेशान होकर मैं जा रही थी, चप्पल नहीं मार पाई ना मैं उसको, तो मैं जा रही थी, फिर मुझे किसी ने फूल दिए, तो क्या हो गया, मेरा दिल खुश हो गया, हैप्पी, है ना। तो याद रखना कि फ्लोरल इनफ्लोरेसेंस से, फूलों के इन्फ्लोरेसेंस जो होती है उससे, कैनिबस सटीवा की जो इन्फ्लोरेसेंस होती है उससे कैनिबिनॉइड्स बनते हैं, जो हमारी क्लास की लड़कियां बहुत बनाती है, ठीक है। फिर उनमें से मेरे को भी इंक्लूड कर लो, तो मुझे किसी ने फूल दे दिए तो मेरा दिल बहुत खुश हो गया। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इसका इफेक्ट होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। इसके रिसेप्टर ब्रेन में जरूर है, लेकिन वो दिल के ऊपर बहुत इफेक्ट डालते हैं, समझ रहे हो। तो दिमाग दोनों निकल जाता है किसमें, कैनाबिनॉइड के केस में। क्लियर? Yes, ma'am. मैम हाँ, ये देखो, ये मुझे कह रही है, कौन है ये, मंजुल मुझे कह रहा है आपको स्नोटिंग का एक्सपीरियंस है। मुझे बेटा धुलाई का एक्सपीरियंस भी है, कभी मिलना, तुझे कपड़ों की तरह धोऊंगी। बेटा कैनाबिनॉइड का स्ट्रक्चर है। अरे अरे अरे, जो कैनाबिनॉइड्स लेते हैं ना वो झूम जाते हैं। कैनाबिनॉइड्स का मेन साइड इफेक्ट है, लिख लो, मेजर साइड इफेक्ट है जो पूछा जाता है नीट में, दैट इज हेलुसिनेशन। दूसरी दुनिया में चले जाओगे, क्योंकि कोई मुझे फूल देगा तो 2-3 दिन के लिए तो मैं भी खुशी से दूसरी दुनिया में चली जाऊंगी ना, है ना। तो दूसरी दुनिया में चले जाओगे, अगर दूसरी दुनिया में जाओगे तो चल थोड़ी पाओगे, पाँव कहाँ जमीन पे लगते हैं। तो याद रखना जिगजैग चलोगे, तो जिगजैग से ये स्ट्रक्चर याद रखना ना, कैनाबिनॉइड का है, मॉर्फिन का नहीं है, ठीक है। क्लियर? Yes, ma'am. तो याद रखना कि जब डीडीएलजे देखी है किसी ने, यस मैम तो डीडीएलजे में जब शाहरुख खान, वो काजोल बहुत खुश होती थी तो चलती ना, जरा सा झूम लूं मैं, नारे नारे, वो ऐसे ऐसे चलते हुए जाती है, ऐसे करके कुछ भी करके याद कर लेना, याद कर लेना। ये लीव है कैनिबिस सटीवा के, ठीक है, बहुत प्यारे से लीव्स है, तो ये तुमको याद करने पड़ेंगे। ओके, कैनिबिस सटीवा के लीव वैसे भी याद कर सकते हो कि हाथ की शेप की है, तो जब मम्मी को पता चलेगा कि ये फूल चुगने के बहाने सुनिधि और मैरिजुआना गांजा बना रही थी, तो इसी शेप का थप्पड़ पड़ेगा, तो याद रख लेना कैनिबिस था। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हे भगवान। जतिन का क्वेश्चन है, डीडीएलजे की फुल फॉर्म।
नेक्स्ट, आओ भाई कोका कोला पिए। कोका एल्कलॉइड, इसी को हम बोलते हैं कोकेन। तुमने अमिताभ बच्चन की पिक्चरों में बहुत दिया होगा ना, कोकेन की डीलिंग बहुत होती थी, देखिए Yes, पिक्चर। ma'am. हाँ, कहाँ से मिलता है तुम्हें? कोका प्लांट। देखो धोखा क्या है, कोका प्लांट एरिथ्रोजाइलम लिख देंगे सिर्फ, ठीक है, तो फिर पता नहीं चलेगा। तो याद रखना एरिथ्रोजाइलम कोका, बहुत ही जाइलम किस्म के लोग होते हैं तो कोका कोला केले केले पी ले और तुमको ना दे, राइट। तो एरिथ्रोजाइलम कोका से ओप्टेन कोकेन, जिसे हम कोका एल्कुलॉइड भी कहते हैं। एल्कुलॉइड इन नेचर है, केमिस्ट्री तुम्हें मुझसे ज्यादा पता है, राइट। तो याद रख लेना, एक बार कहीं ये किसी में क्वेश्चन था कि नेचर क्या है कोका की, दिस एन एल्कुलॉइड। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देते हैं ना साथ में ऑप्शन में कि दिमाग खराब हो जाए, तो याद रखना तुमने यही पढ़ा है, इससे ज्यादा पढ़ा ही नहीं है। ये कहाँ का नेटिव है? नेटिव मतलब कहाँ से की पैदाइश है, ये कहाँ से बिलोंग करता है ये? मैं कहाँ की South पैदाइश हूँ? मैं हरियाणा America. में पैदा हुई थी। ये कहाँ हुआ? साउथ अमेरिका। अपनी गलती नहीं है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बेटा यहाँ पर अमेरिका के यहाँ पर होगा, ये हमारी गलती थोड़ी है। इट इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामीन। अब ये बहुत अच्छा है, ठीक है। तो डोपामीन के न्यूरो ट्रांसमीटर में ये पंगे डालता है, उसके ट्रांसपोर्ट में, ओके। डोपामीन को कोका एल्कुलाइड से याद रखना है, कोकेन के साथ। कैसे याद रखोगे? बेसिक ABCD से। सी से कोका एल्कुलॉइड या कोकेन, तो वो किस पे इफेक्ट डालता है? डोपामीन पे। डी, और किसी अल्फाबेट के साथ बन नहीं रहा ना, तो CD साथ में याद रखेंगे, ओके। Yes, ma'am. Yes, नाउ ma'am. करता क्या है ये, बताते हैं, आगे बताते हैं। कोकेन कॉमनली कोड कोक और कैक। बेटा एक तो कोकेन कहते हैं इसको हम, ठीक है, इसको हम कोक भी कह देते हैं, इसको हम क्रैक भी कह देते हैं। तो इसे करने वाले क्रैक ही होते हैं। मम्मी साउथ अमेरिका से इंडिया कैसे आया? अंशु साउथ अमेरिका से इंडिया कैसे आया? बेटा जैसे सारे ड्रग्स आए, यहाँ से भी तो वहाँ जाते होंगे, हर जगह जाते हैं। आ गया होगा किसी के साथ उड़ता उड़ता। जब मैं एड्स पढ़ा रही थी और मैंने तेरे को बताया था एड्स वहां से यहाँ आया, वो तूने मुझसे पूछा नहीं, ड्रग्स में मुझसे पूछ रहा है। शर्म नहीं आती? तुम ठीक नहीं हो, ये क्लास मुझे ठीक नहीं लग रही, जल्दी पढ़ लो। इसको कोक और क्रैक भी कहते हैं और यूजुअली स्नॉटेड, यूजुअली इसको ऐसे लेते हैं। इट इज अ पोटेंट स्टिमुलेंट। बेटा दिस इज द स्टिमुलेंट, अभी तक मैंने तुम्हें स्टिमुलेंट नहीं पढ़ाया, तो ये है स्टिमुलेंट। एक्शन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्टिमुलेंट का एक्शन प्रोड्यूस करता है, मतलब कि एनर्जी डाल देता है, ऐसे जिंदा हो जाओगे। है क्या? एकदम एक्टिव हो जाओगे, बहुत ज्यादा एक्टिव, एक्सेस एक्टिव हो जाओगे, नहीं चाहिए मुझे। प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया, यूफोरिया मीन्स खुशी. एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, खुशी तो हमारी शरीफ है। एक्सट्रीम हैप्पीनेस एंड इंक्रीज एनर्जी, हद से ज्यादा एनर्जी होगी। अब कुछ लोगों में एनर्जी ऐसी होती है, ठीक है, तो अस्मिता स्नोटिंग होता है, ऐसे नाक से लेना, स्नोटिंग करवा ले मुझसे, सब कुछ है। एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकेन कॉजेज हेलुसिनेशन, बेटा ये भी हेलुसिनेशन करता है एक्सेस डोज में। अदर वेल नोन प्लांट विद हेलुसिजेनिक प्रॉपर्टी, और भी प्लांट है जो हेलुसिजेनिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे कि एट्रोपा बेलोडोना एंड धतूरा। ये दो प्लांट है जो हेलुसिनेशन कॉज करते हैं, तो इसका नाम याद रखना चाहिए तुम्हें, एट्रोपा बेलोडोना एंड धतूरा। These days cannabinoids are also being abused by sports persons, so sports person भी इसको अब्यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं। तो अपनी जो भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होती है उससे पहले ये ले लेंगे तो एनर्जी ज़्यादा आती है, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि नेचुरल एनर्जी नहीं है ना उनकी। कुछ करते हैं, सब नहीं। तो जब भी किसी ड्रग का गलत यूज होता है तो उसको अब्यूज कहा जाता है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ड्रग्स लाइक बार्बिचुरेट्स, देखो इनकी डिटेल्स यहाँ नहीं बताती एनसीईआरटी, आती भी नहीं है, लेकिन अगर नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो तो छोटा सा पैराग्राफ पढ़ सकते हो। बार्बिचुरेट, एम्फीहिटामाइन, ये PYQs में वर्ड आता रहता है। बेंजोडाइजेपिन एंड अदर सिमिलर ड्रग्स दैट आर नॉर्मली यूज एज मेडिसिन, नॉर्मली इनको मेडिसिन की तरह लेते हैं टू हेल्प पेशेंट कॉप विद मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। तो इनकी ट्रीटमेंट के लिए इसको एज ए मेडिसिन यूज किया जाता है। डिप्रेशन मतलब डिप्रेस हो जाता है इंसान, ना ब्रेन एक्टिविटी कम काम करती है, मतलब इंसान ज्यादा नेगेटिव सोचने लग जाता है, राइट। और इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आना, रात के टाइम नींद नहीं आ रही, और ऑफन अब्यूज्ड। तो ये ड्रग्स जो अच्छी चीजों के लिए बने हैं इसको लोग अब्यूज भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉर्फिन इज अ वेरी इफेक्टिव सिडेटिव एंड पेन किलर, ठीक है। पेन किलर होता है, दर्द से आपको बचाता है, और सिडेटिव का मतलब होता है नींद लाता है ना, सिडेटिव की तरह यूज होता है। जैसे अगर आप कभी वो पी लो, कफ सिरप वगैरह ज्यादा पी लो तो नींद सी आती है ना, सिडेटिव Yes, होते हैं वो। ma'am. Yes, एंड इज ma'am. वेरी यूजफुल टू पेशेंट हु हैव अंडरगोन सर्जरी, तो सर्जरी वाले पेशेंट के लिए यूजफुल है, लोग इसको गलत यूज करते हैं। सेवरल प्लांट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स हैविंग एन हेलोजेनिक प्रॉपर्टी हैव बीन यूज्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स इन फोक मेडिसिन, पुराने जमाने में यूज करते थे इनके सीड्स को। तो जो तुम ये हशीश वगैरह बनाते हो ना, पुराने जमाने में दवाइयां बनाते थे इससे, सीखो सुनी थी कुछ। When these are taken to the purpose other than medicinal use,
ये एक की फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शन को खराब करते हैं, इसलिए हम इसे ड्रग अब्यूज कहते हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि जब यही मेडिसिन आप गलत अमाउंट में यूज कर लो और गलत तरीके से यूज करो तो इसे हम कहते हैं ड्रग अब्यूज। ये बात इन्होंने यहाँ लिख दी है। ओके, यस मैम। आइए धतूरा। धतूरा के बारे में बताते ज्यादा नहीं है, एक ही चीज बताते हैं कि हेलुसिजेनिक है। लिख लो, हेलुसिनोजेनिक, हेलुसिनेशन कॉज करता है। जो नहीं है वो दिखेगा। मैं यहाँ बैठी हूँ, सामने ट्रेन नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है ट्रेन मेरी तरफ आ रही है। एक्चुअल में ये ड्रग लेने के बाद बहुत भलेखा लगता है, कोई है नहीं है लेकिन मुझे दिख रहे हैं, विच इज अ वेरी स्केरी थिंग, क्योंकि मैं रूम में अकेली और मैं ऐसी बात ही क्यों कर रही हूँ। आगे चलो। ओके मैम। मुझे नींद नहीं आई। अच्छा, अब इसके बाद है थोड़े से थ्योरी। स्मोकिंग। में टाइम लगेगा, क्लास तो खत्म होगी तुम्हारी।